Good evening, everyone. Welcome back to Karthik Sir official platform. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. आज के सेशन में हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 9 और न्यू क्रिटिसिज्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या एमपी सेट हो। तो हर एक क्वेश्चंस को आपके लिए 30 सेकंड का टाइमर मिलेगा। इस 30 सेकंड में आपको आंसर करना है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और आंसर करूंगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं तो न्यू क्रिटिसिज्म की यदि हम बात करते हैं तो न्यू क्रिटिसिज्म के फादर किसको कहा जाता है? आई.ए. रिचर्ड्स। इनका एक बहुत प्यारा वर्क है, इट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हम जिस वर्क को कहते हैं। तो कर्सर हटाना वहां से, हाँ ठीक है, चलो 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, हर एक क्वेश्चंस को लेकर आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड में आपको आंसर करना है। यदि उसके बाद मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक डीप एनालिसिस करेंगे और करेक्ट आंसर भी आपको मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के पहली क्लास क्वेश्चन से। कहते हैं मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपको कंपैरिजन करना है। कहते हैं फर्डिनेंड डी सॉसर का एक वर्क है टू, और एडवर्ड स्पर है, जैक्यूज डेरिडा है, रोमन जैकobसन है। इनके वर्क्स की हमने लिस्ट तैयार कर रखी है कि बताइए इनसे रिलेटेड वर्क कौन कौन सा है। जैसे कि टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ अफेसिक डिस्टर्बेंस ऑफ ग्रामेटोलॉजी, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज। तो आपको मुझे आंसर करना है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप एक बार आंसर जरूर करें। तो चले हम आगे हम बात करते हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहां से जो फर्डिनेंड डी सॉसर हैं, ओके, फर्डिनेंड डी सॉसर की हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली में इन्होंने एक वर्क लिखा था, आ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स इन 1916। कब लिखा था सर? इन 1916 में लिखा था। ओके, कब लिखा था इन्होंने? एक 1916 में वर्क लिखा था। और मैं आपको ये बता दूं, आ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स जो है वो इनके डिसाइपल्स ने लिखा था। इनके डिसाइपल्स ने ये वर्क लिखा था, इन्होंने भी नहीं लिखा था, इनके बेस्ड ऑन इनके लेक्चर्स पे था। ओके, अब हम आते हैं एडवर्ड स्पेयर पर। एडवर्ड स्पेयर की बात करेंगे तो इन्होंने काम किया था लैंग्वेज पर। ओके, याद रखना इन्होंने किस पे काम किया था सर? इन्होंने काम किया था लैंग्वेज को लेकर। तो एग्जैक्टली में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। और इन्होंने कब किया था एडवर्ड स्पेयर ने? 1921 में। कब किया था? 1921 में। ओके, याद रखिएगा, ये सारे के सारे एसोसिएटेड है न्यू क्रिटिसिज्म से। अब हम बात करते हैं जैक्यूज डेरिडा। जैक्यूज डेरिडा की हम बात करते हैं तो इन्होंने 1967 में एक वर्क लिखा था, ग्रामेटोलॉजी। ओके, ग्रामेटोलॉजी इन्होंने एक वर्क लिखा था और यहां पर इन्होंने स्पीच के बारे में बताया है और राइटिंग के बारे में इन्होंने बताया है। स्पीच और राइटिंग के बारे में इन्होंने एक टर्म का यूज किया है, ट्रेस। ट्रेस वर्ड का जो यूज है वो इन्होंने इसी वर्क में किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं रोमन जैकobसन ने 1956 में एक वर्क लिखा था जिसका नाम था, पब्लिश हुआ था ये वर्क, टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ अफेसिक डिस्टर्बेंस। यहां पर इन्होंने टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज में मेटाफर और मेटोनिमी की बात की थी। किसकी बात की थी सर? यहां पर इन्होंने मेटाफर और मेटोनिमी की बात की थी। मेटाफर एंड मेटोनिमी की हमने यहां पर बात की थी। ठीक है, क्लियर है कहानी? मेटोनिमी की हमने बात की थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? आ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। तो फर्स्ट का आंसर थर्ड होगा, तो ये तो हटी गई। ओके, बी आंसर नहीं हो सकता और डी भी आंसर नहीं हो सकता। अब या तो ए का थर्ड या बी का थर्ड, अब यहां पर हमें डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद आपको पता है एडवर्ड स्पेयर ने लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो आपको पता है बी का जो आंसर होगा वो 4 होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, फॉर माई क्यूट स्टूडेंट्स। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पर हम बात करेंगे। तो यहां पर आपको मैंने सारे के सारे डिटेल में आपको ब्रीफ दे रखा है। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश विद कार्तिक सर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बड़े देखिएगा, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को क्या करना है सर? मैचिंग करनी है। कहते हैं यहां पर एक वर्ड है कंपेटेंस एंड परफॉर्मेंस एंड सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, मेटाफर एंड मेटोनिमी, कंटेंट और एक्सप्रेशन। ये वर्ड किसने लिखे थे? थ्योरिस्ट के नेम है। ये सारे की सारी जो टर्म्स हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं? एक बार आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। चलिए,
चलो बहुत बढ़िया आंसर करते रहिए। सर चार्ल्स वैली और ओके वेरी गुड। अनामिका कह रही है, अनामिका प्लीज बने रहिए, पूरे सेशन में साथ रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, इस बात को लेकर मैं श्योरिटी दे सकता हूं, आपको बहुत कुछ सीखने को यहां से मिलने वाला है। चले नेक्स्ट पर हम आते हैं यहां पर। ओके चलो वेरी गुड। ये क्या प्रॉब्लम है, चले एक बार मुझे आंसर करके मुझे बताइएगा। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। चले नेक्स्ट पर हम आते हैं, यहां पर है कि कंपेटेंस एंड परफॉर्मेंस की बात करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नॉर्म चॉम्स्की। ओके, नॉर्म चॉम्स्की जो सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरीज में काफी पॉपुलर होते हैं। इन्होंने एक टर्म का यूज और किया था जिसका नाम था LAD। सर LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो यहां पर आपको पता है नॉर्म चॉम्स्की का करेक्ट आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, इसके बाद सिग्निफायर और सिग्निफाइड। ओके, एक ही चीज का सिग्निफायर और सिग्निफाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्डिनेंड डी सॉसर। ओके, याद रखना फर्डिनेंड डी सॉसर ने इसका यूज किया। मेटाफर एंड मेटोनोमी को यूज किया था किसने, रोमन जैकobson ने। और कंटेंट और एक्सप्रेशन का यूज किया था लुइस। ओके, तो यहां पर आपको पता होगा फर्स्ट का आंसर फर्स्ट है, बी का आंसर 4 है, सी का आंसर सेकंड है, ओके, और डी का आंसर थर्ड है। तो डी फॉर माई डियर स्टूडेंट्स, तो डी फॉर माई डियर स्टूडेंट्स। इतनी बात क्लियर है क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। ओके चलो बहुत वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बने रहिए। देखिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत डीपली स्टडी करने को मौका मिलेगा, लेकिन बस आप एक एक चीज को समझते रहिएगा। चले अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, हम इनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। कंपेटेंस एंड परफॉर्मेंस से जो रिलेटेड थे वो थे नॉर्म चॉम्स्की। इनका नाम क्या था सर, नॉर्म चॉम्स्की इनका नाम था। इन्होंने ग्रामर को जनरेटिव कहा है। कि इन्होंने जनरेटिव ग्रामर क्यों कहा है, क्योंकि इन्होंने एलईडी टर्म का यूज किया है। इन्होंने कहा कि हमारे ह्यूमंस के अंदर इन चाइल्डहुड, ओके, हमारे अंदर एक ऐसी डिवाइस पाई जाती है कि हम ऑटोमेटिक ग्रामर को एक्वायर कर लेते हैं, ऑलरेडी हम लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। तो यहां पर हमने किस की बात की है, एलईडी की बात की है, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस की। सिग्निफायर और सिग्निफाइड को यूज करने वाले थे फर्डिनेंड डी सॉसर। ओके, सिग्निफायर और सिग्निफाइड को यूज करने वाले कौन थे, फर्डिनेंड डी सॉसर। ओके, याद रखना। मेटाफर एंड मेटोनिमी को यूज करने वाले थे रोमन जैकobson, जो कि लिंग्विस्टिक पोल्स के बारे में इन्होंने बात की है। इन्होंने मेटाफर और मेटोनिमी, याद आ रहे होंगे, दो टर्म का इन्होंने यूज किया था। यहां पर हम बात करते हैं कंटेंट एंड एक्सप्रेशन, ये लुइस से एसोसिएटेड थे, इस सेमोइटिक्स प्लेन्स में थे। सेमोइटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ, सेमोइटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स। ओके, जहां पर हम साइन और सिंबल्स की स्टडी करते हैं, जहां पर हम साइन और सिंबल्स की स्टडी करते हैं उसी को लेकर हमने सेमोइटिक्स कहा है। ओके, तो सभी को हेलो 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 हेलो, सभी को नमस्ते। नो डाउट अच्छे समझ में आ रहा है, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो अब आपको रोमन जैकobson का एक वर्क याद आना चाहिए, टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ओके, और यहां पर इन्होंने टू अफेसिक्स की भी बात इन्होंने की थी। अनामिका ने आंसर कह दिया सर बी फॉर बॉल। यस अनामिका, मेटाफर इज अलाइन टू द सिमिलैरिटी टू डिसऑर्डर एंड मेटोनिमी टू कंटिन्यूटी। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर माय सारे के सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर याद रखना सिमिलैरिटी डिसऑर्डर पर इन्होंने बात की थी मेटाफर। ओके, मेटाफर इज अफेक्टेड अलाइन। ओके, और कंटिन्यूटी पर इन्होंने कंटिन्यूटी पर बात की थी, कंटिन्यूटी डिसऑर्डर पर, दैट इज अ मेटोनिमी। ओके, अब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया, जैसे कि कांट फाइंड सिनोनियम्स और यूज मेटाफर्स। जब हम मेटाफर्स का यूज करते हैं, मैंने कहा लाइफ इज लाइक अ हाईवे। ओके, जैसे मैंने कहा लाइफ इज अ हाईवे। ओके, लाइफ इज अ हाईवे, लाइफ जो है वो हाईवे की तरह है। इसका मतलब हमने यहां पर किसका यूज किया, यहां पर हमने यूज किया है मेटाफर का। यदि हम मेटोनिमी का एग्जांपल लें तो मैंने आपको पता है कि मैंने कहा क्राउन, क्राउन इज द सिंबल ऑफ किंग और क्वीन, दैट इज कॉल्ड, कहते हैं मेटोनिमी। क्या कहते हैं सर, मेटोनिमी कहते हैं। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड पैराफ्रेजेस एज अ हेरेसी। ओके, आपको आंसर करना है, इसको डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है। आज की क्लास में मैं बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहा है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को समझना है, क्योंकि तभी तो हमें मजा आएगा ना। ओके, चले
तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लिंथ ब्रूक। आंसर क्या हो जाएगा सर? क्लिंथ ब्रूक इज द करेक्ट आंसर। ओके, इन 1947, ओके याद रखना, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड पैराफ्रेज एज अ हेरेसी? तो वो थे आपके क्लिंथ ब्रूक्स। ओके, क्लिंथ ब्रूक्स की हम बात करेंगे, न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है। किससे है सर? न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है। ओके, याद रखना क्लिंथ ब्रूक्स। ओके, इनका नाम याद रखना है, पता नहीं एमपी सेट में और यूजीसी नेट में तो पता नहीं कितनी बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। हरियाणा सेट की बात करें तो इनके बिना क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और मैं आपको अगेन कहना चाहता हूं, यदि आप 50 डेज के अंदर यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो भैया यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक आप पढ़ लीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन श्योर है। बस आप पढ़ लीजिए। ओके ओके, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो आईए रिचर्ड्स ने दिया था, मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 बाय वेरी गुड अनामिका। ओके फाइन, नेक्स्ट पर हम आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड पैराफ्रेजेस एज अ हेरेसी? तो पर्सी लिवकॉक, ओके, आईए रिचर्ड्स, एडमंड विल्सन। तो आंसर है क्लिंथ ब्रूक्स। आइए अब इनके बारे में हम एक एक पॉइंट डिटेल में समझेंगे। क्लिंथ ब्रूक्स की हम बात करेंगे तो एक फिलोसोफर है, ओके, वन ऑफ द चीफ फिगर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो एक एसोसिएटेड है न्यू क्रिटिसिज्म से, कॉल्ड पैराफ्रेज अ हियर एसे इन हिज फेमस एसे द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज व्हिच अपीयर्स इन 1947 द बेल बुक द बेल ब्रोट अर्न। ओके, की आइडिया जो है यहां पर हमने लिखा हुआ है कि ब्रूक्स आर यूज्ड एट अ पोएम्स मीनिंग, जो पोएम्स का मीनिंग है कांट बी पैराफ्रेज, उसको पैराफ्रेज नहीं किया जा सकता इनटू सिंपल प्रोज विदाउट डिस्ट्रॉइंग इन इट्स स्ट्रक्चर, आयरनी एंड टेंशन। जब तक आप इसके आयरनी को, स्ट्रक्चर्स को, टेंशन को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, तो आप इसे एक सिंपल प्रोज में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, याद रखना। चले, तो याद रखना यहां से कुछ रिमेंबर फॉर यूजीसी नेट है, जैसे हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज क्लिंथ ब्रूक्स ने लिखा था, appears in the Bell brought on 1947, central concept of new criticism and emphasizes close reading and textual integrity। यहां पर किसकी बात हुई है? यहां पर textual integrity और close reading की इन्होंने बात की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहां पर असर्शन और रीजन पर बेसिक क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। सर इकोनॉमिक का क्लास चाहिए। देखिए इकोनॉमिक का क्लास चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप एक बार कॉल कर लें। ओके, आप एक बार मैनेजमेंट से बात करें, इकोनॉमी की क्लासेस यदि अवेलेबल होंगी तो जरूर वो आपको करा देंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लिखा हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए गए। वन इज लेवल एड असर्शन, एक जो है वो एक स्टेटमेंट है, दूसरा उसका रीजन है। इन्होंने कहा, बड़े ध्यान समझना, इन सो फार वी आर टॉट हाउ टू रीड, हमें ऐसे पढ़ाया जाता है कि कैसे पढ़ना है। वॉट बी इंगेज आर नॉट टेक्स्ट, वॉट बी इंगेज आर नॉट टेक्स्ट की हमें कहां पर इंगेज नहीं होना है, बट पैराडिग्म्स, इसमें भी पैराडिग्म्स है। रीजन है कि बी एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट बी नीड और डिजायर, इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल अजम्पशंस ऑफ द प्रीडिस्पोजिशंस दैट बी ब्रिंग इनटू इट। ओके, तो इसका मतलब ये जो रीजन है असर्शन का सही रीजन है, ये तो बात सही तो है, ये बात कारण सही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों ही सही है अपने लेवल पर, बट आर इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए। ओके, याद रखिएगा। चले नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट आइडेंटिफाइज मेटाफर एज टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, एक किसने कहा था? आंसर करिए विद क्वेश्चन नंबर के आंसर किया करो, क्वेश्चन नंबर का आंसर के साथ क्वेश्चन किया करो, तो शायद मुझे समझ में आए कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर किया, जिससे कि मैं आपको समझा भी पाऊं और एप्रिसिएट भी कर पाऊं आपके सही आंसर्स पर। ओके सर, रॉन्ग वन कह रहे हैं, रॉन्ग वन ने कह दिया सर 16 का 6 का ए होगा। अच्छा, मैं कुछ खा गया क्या इसमें से? ए बी सी डी आंसर नहीं है इसमें। चलें, जो डी आंसर नहीं है वही तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, रोमन जैकobसन इज द। अब दूसरा आता है सर, एक और ऑप्शन है आपके सामने, फर्डिनेंड डी सॉसर, जेएल ऑस्टिन, रोलैंड बार्थ्स एंड रोमन जैकobसन। तो रोमन जैकobसन ने 1956 में, इन 1956 में टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ओके, टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, इन्होंने दो टर्म का यूज किया था, टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेजेस एंड टू एस्पेक्ट ऑफ अफेसिक्स। ओके, ये वर्क आया था। यहां पर इन्होंने टू पोल्स की बात की थी, इन्होंने टू पोल्स की बात की थी। टू पोल्स कौन कौन से थे? वो थे एक मेटोनिमी और मेटाफर। ओके, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है वो है रोमन जैकobसन। रोमन जैकobसन इज द करेक्ट आंसर। टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज 1956। ओके, चलें आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं। तो यहां पर देखिएगा,
एक रशियन लिंग्विस्टिक हुआ करते थे, ये एसोसिएटेड थे द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल से। लास्ट में इन्होंने दी प्रैग स्कूल को ज्वाइन कर लिया, ओके, प्रैग ग्रुप को इन्होंने ज्वाइन किया था। रशियन फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की यहां पर बात होती है, मेटाफर और मेटोनिमी। मेटाफर का मतलब होता है सिमिलैरिटी या सब्स्टिट्यूशन, ओके, और मेटोनिमी का मतलब होता है कंटिग्यूटी या एसोसिएशन। जैसे मैंने कहा ही इज अ लाइन, तो यहां पर लाइन जो है वो ब्रेवरी के लिए, तो हमने यहां पर पोएट्री डायमेंशन में से यूज कर, डोमिनेंट में यूज कर लिया। द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, ये प्रोज और रियलिज्म में हम यूज करते हैं मेटोनिमी का। क्लियर है कहानी? चले, मुझे उम्मीद है कितनी बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है यहां पर, लिखा हुआ है यहां पर, अकॉर्डिंग टू गैरेट जेनेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ नैरेटर्स? एक्स्ट्रा डाइजेस्टिक, ओके याद रखना, हीट्रोडाइजेस्टिक, ओके याद रखना, इंट्राडाइजेटिक, ओके, और होम्योडाइजेस्टिक, डाइजेटिक एंड इंट्राडाइजेटिक। आंसर मुझे बताना क्या होगा? एक्स्ट्रा डाइजेटिक, हीट्रोडाइजेटिक या इंट्रीडाइजेटिक एंड होमोडाइजेटिक एंड इंट्रेडाइजेटिक, ओके, आंसर मुझे बताना। आंसर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा डाइजेटिक, हीट्रोडाइजेटिक या इंट्राडाइजेटिक या होमोडाइजेटिक या इंटरडाइजेटिक, ओके। देखते हैं आंसर कौन कौन यहां पर करेक्ट करेगा। आपके पास 30 सेकेंड है, एक बार आंसर जरूर करें, बड़े इत्मीनान के साथ आंसर करें। आपको पता है यूनिट नंबर 9 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 9 जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 14 थ्योरीज है। कितनी थ्योरीज है? 14 थ्योरीज है। और 14 थ्योरीज से मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आपके 20 नंबर पक्के हैं। 20 नंबर आपके पक्के हैं, याद रखना, 20 नंबर आपके पक्के हैं, बिल्कुल 100% मान लो 20 नंबर कहीं नहीं जा रहे आपके, ओके। सर ये न्यू है, नहीं ये न्यू नहीं है, पुराना है, ये पुराना है। एग्जैक्टली मैं गैरेट जेनेट ने यहां पर 4 शब्दों का यूज किया था। कितने शब्दों का यूज किया था? 4 शब्दों का यूज किया था। वो कौन कौन से थे? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा डाइगेटिक जो वर्ड है, एक्स्ट्रा डाइगेटिक जो वर्ड है, एक्स्ट्रा है तो इंट्रा भी होगा, ओके, हीट्रो है तो होमो भी होगा। तो एग्जैक्टली में यहां पर जो ऑप्शन है वो गलत है। यहां पर ए बी सी डी, मतलब यहां पर तीनों ऑप्शन सही है, ई यहां पर गलत है। ई यहां पर क्या है सर? गलत है। अब यहां पर आपको समझना है क्यों गलत है। इनका क्लासिफिकेशन यदि आप समझोगे तो इनका एक होता है नैरेटिव लेवल पर, एक होता है पार्टिसिपेशन लेवल पर, ओके। यहां पर एक्स्ट्रा डाइजेटिक का मतलब होता है, एक्स्ट्रा डाइगेटिक का मतलब होता है आउटसाइड, और इंट्रा डाइगेटिक का मतलब होता है इनसाइड। होमोडाइगेटिक का मतलब होता है पार्टिसिपेंट, और हीट्रोडाइगेटिक का मतलब होता है नॉन पार्टिसिपेंट। इसका मतलब नैरेटर आउटसाइड है या फिर और वर्सेस विद इन द स्टोरी है। नैरेटर या तो पार्ट ऑफ स्टोरी है या आउटसाइड ऑब्जर्वर है। इसी को इन्होंने नए टर्म का यूज किया था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ओके। चले नेक्स्ट पे, क्लियर है कहानी? अनामिका रॉन्ग वन, प्लीज मुझे आंसर करके बता दें बच्चा पार्टी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इंटेंशनल फैलेसी? इंटेंशनल फैलेसी से कौन कौन एसोसिएटेड है मुझे बता दीजिएगा, ओके। नाउ क्लियर, ओके सर, ए इज द करेक्ट आंसर। अनामिका कितने फास्ट आंसर करते हो, तुम्हें नजर ना लगे, भगवान ऐसे ही तुम्हें बुद्धिमान बनाए रहे। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टर्म इंटेंशनल फैलेसी? तो देखिए 1946 में, 1946 का ये टाइम है, ओके। 1946 में एक ऐसे था, वन ऑफ द 16 एसेज, ओके, 16 एसेज में से एक ऐसे था जिसका नाम था इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी, ओके। इंटेंशनल जो फैलेसी है, बहुत क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये डब्ल्यू के विमसेट और मुनरो ने, ओके, डब्ल्यू के विमसेट और मुनरो, याद रखना, मुनरो का नाम जरूर याद रखिएगा, मुनरो के साथ ये पब्लिश किया गया था। मुनरो सी बियर्ड्सले, ओके, याद रखिएगा। 1946 में आया था इंटेंशनल फैलेसी और 1949 में आया था अफेक्टिव फैलेसी। 1949 में आया था अफेक्टिव फैलेसी और 1946 में आया था इंटेंशनल फैलेसी। क्या क्लियर है कहानी?
चले, इसके बाद बात करेंगे तो ये वर्क किसके साथ मिलकर लिखा था? दो लोगों ने लिखा था, मुनरो सी बियर्डस्ले एंड डब्ल्यू के बिमसेट। ओके, याद रखना। नेक्स्ट पर हम आते हैं, तो यहां पर हम आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। यहां पर करेक्ट पेयर्स को आइडेंटिफाई आपको करना है, करेक्ट पेयर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलो एक बार आंसर कर ले, चलो बहुत बढ़िया। मैं आपके चैट को ऊपर लगा लेता हूं जिससे कि मुझे दिखाई देती रहे आपकी चैट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब लोग एमपी सेट वाले हैं या यूजीसी नेट वाला भी है कोई? ओके, एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें, सब लोग एमपी सेट या यूजीसी नेट, एक बार प्लीज मुझे जल्दी से बता दें। चलो 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 आगे हम बात करते हैं। तो आपको पता है जेसी रैनसम, ओके, आपको पता है जेसी रैनसम ने एक वर्क लिखा था क्रिटिसिज्म, तो मतलब ये बात तो इनकी ठीक है। विलियम एम्सन ने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी की बात की है। सी ब्रूक्स एंड आरपी बैरन ने अंडरस्टैंडिंग पोएट्री की बात की है, लेकिन आरपी ब्लैकमोर ने इन सर्च ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म की बात नहीं की है। एंड एलन टेट ने द न्यू एप्लॉजिस्ट फॉर पोएट्री की बात नहीं की। करेक्ट आंसर है ए, बी एंड सी। ओके, करेक्ट आंसर क्या है सर? ए, बी एंड सी। ओके, ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर हम आते, तो यहां पर याद रखना इन्होंने एसी आपका है जेसी रैनसम ने, जो आपके जेसी रैनसम है, इन्होंने ऐसे लिखा था, जॉन क्राउन ऑथर जो कौन है? जॉन क्राउ रैनसम 1937। ओके, विलियम एम्सन ने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी लिखा, ये बुक है, ऑथर है विलियम एम्सन 1930 में। सी ब्रूक्स एंड बैरन ने अंडरस्टैंडिंग पोएट्री लिखी हुई है, तो ये इनके कौन थे? सी क्लिंट ब्रूक्स एंड रॉबर्ट पेन बैरन 1938। ये दोनों वर्क एक गलत है, ये दोनों वर्क कैसे हैं सर? गलत है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग थ्योरीज अपीयर्ड। ओके सर, क्लासमेट हैं हम दोनों। ओह ग्रेट, एलन टेट टेंसन, तो एलन टेट को तो हम याद ही रखते हैं, एलन टेट टेट टेंसन। ओके, याद रखना इनका सबसे अच्छा पेयर होता है, टेट से हम टेंशन याद कर लेते हैं। वेरी गुड। चले अगले क्वेश्चन पे आपको बात करना है, डी। ओके, इन्होंने कहा सर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन फाइन। चलो सबसे पहले मुझे बताओ कौन सी थ्योरी आई थी और इस थ्योरी के की फिगर कौन थे, और टाइमिंग आपको बताना है। सबसे पहले जैसे कि आपने कहा बी, ओके मान लेते हैं, सबसे पहले साइको एनालिसिस थ्योरी आती है। साइको एनालिसिस के फादर, साइको एनालिसिस की की फिगर कौन थे? मुझे एक बात जल्दी से बताना, साइको एनालिसिस के की फिगर कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। ओके, याद आ रहा होगा। साइको एनालिसिस से कौन एसोसिएटेड था? सिगमंड फ्रॉइड। ओके, सिगमंड फ्रॉइड, याद आ रहा होगा। अच्छा, ये 1890 के टाइम पर आई थी। कब आई थी? 1890 के टाइम पर आई थी। तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा सर बी। ओके, अब आपको पता है स्ट्रक्चरलिज्म के बाद ही न्यू क्रिटिसिज्म आया था, तो ई के बाद ये आएगा। न्यू क्रिटिसिज्म किससे एसोसिएटेड था? न्यू क्रिटिसिज्म जो आपको पता है टीएस इलियट और आईए रिचार्ड, इन सबसे एसोसिएटेड था। टीएस इलियट से आप एसोसिएटेड करते हैं, और टीए न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो 1930 से लेकर 1960 तक चला था। ओके, और फिर आता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म 1960 से 70 के टाइम पर आता है स्ट्रक्चरलिज्म जो है। और स्ट्रक्चरलिज्म में आपको पता है, यहां पर आपको याद आ रहा होगा लेवी स्ट्रॉइस, याद आ रहे हैं, याद आ रहा है, फर्डिनेंड डी सॉसर, ये सारे लोग स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड है। तो पहले आएगा बी, फिर आएगा आपके सामने ई, और फिर आएगा ए। तो बी ई ए देखो कहां पर है, तो बी ई ए आपको मिल गया डी में। क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। यहां पर यदि और समझना है तो कहानी को डीपली समझ लें, जो भी बच्चा नया है, और यहां से कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले समझिएगा, साइको एनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, जो 1890 के आसपास में अपीयर होती है। इनके कुछ की वर्क्स हैं जो आपको याद है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये वर्क से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म में आप बात करेंगे तो आईए रिचार्ड्स, क्लिंट ब्रूक, जॉन क्रो रैनसम, ओके जेसी रैनसम जिन्हें हम कहते हैं, टीएस इलियट। यहां पर एक ब्रूक्स की एक बुक आई थी
द बेल ब्रॉट अर 1947, ओके, द बेल ब्रॉट, ओके, याद रखना, द बेल ब्रॉट अर 1947, यहां से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, आपको किसी ना किसी ऑप्शन में टकरा ही जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पर हम आते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में जैक्यूज डेरिडा है, रोलैंड बार्थेस हैं, ओके, फर्डिनेंड डी सॉसर है, ओके, क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस है, तो इनसे आपको याद रखना है, इनके को जो कोर फिगर है, कोर आइडिया मीनिंग अराइज फ्रॉम द स्ट्रक्चर, याद रखना है स्ट्रक्चरलिज्म। ओरिएंटलिज्म जो है वो एडवर्ड साइड, ओके, यहां पर एडवर्ड है, ओरिएंटलिज्म है, और इको क्रिटिसिज्म ऑनवर्ड्स है, जहां पर चार्ली ग्लॉटफिल्टी है, हेरलॉर्ड फ्रॉम है, लॉरेंस ब्यूल है, ओके, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा। यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। यदि हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म देखें तो कौन सा पॉइंट इसमें से वैलिड है, तो आपको आंसर करना है कि सर ये पॉइंट वैलिड है। चलिए इनमें से बता दीजिए कौन सा पॉइंट वैलिड है। क्लाउडी लेविस स्ट्रॉस, यस, तो आंसर मुझे बताइएगा यहां से। इफ फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म में हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, इसे तो हम ओल्ड क्रिटिसिज्म में रखते हैं, ओके, किस में रखते हैं सर, ओल्ड क्रिटिसिज्म में हम इसे रखते हैं, ओके, फाइन। नेक्स्ट पर हम आते हैं, द मेन लॉ ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज दैट इट शुड बी सब्जेक्टिव एनालिसिस। सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सनल, इसे हम कभी भी पर्सनल तौर पर हम एनालिसिस नहीं करते, वर्क को पर्सनली हम एनालिसिस नहीं करते, तो इसका मतलब बी भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। द डिस्टिंक्टिव प्रोसीजर फॉर अ न्यू क्रिटिक्स इज एक्सप्लिकेशन, ये सही है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिटरेरी जेनर डज प्ले एन एसेंशियल रोल इन न्यू क्रिटिसिज्म, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है सी फॉर माई क्यूट स्टूडेंट्स, सी फॉर माई क्यूट स्टूडेंट्स, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लिखा हुआ है कि सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इंटीग्रल टू अ न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है, तो मुझे बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर इसमें से है। टेक योर टाइम और आंसर देने की कोशिश जरूर करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही आंसर जरूर करेंगे, ठीक है, आंसर करके मुझे बताइए। वेरी गुड, सी सी सी, ओके, फाइन। तो देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली में इन्होंने क्या क्या दिया सर, सी। तो देखिए टेंशन वर्ड का इन्होंने किया, यूज किया है, आयरनी का भी इन्होंने यूज किया है, पैराडॉक्स का भी इन्होंने यूज किया है, पॉलीफोनी तो आपके क्या नाम है, ये रशियन फॉर्मुलिज्म में आ गया था, तो मतलब ए सी ई इज द करेक्ट आंसर, तो ए सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा हुआ है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, जो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी की बात इन्होंने की है, was published in the year। पहले तो मुझे बताइएगा who wrote the 7 types of ambiguity, who wrote, ये वक्त लिखा किसने और कब लिखा था, who wrote, ओके, यहां पर बात हो गई who wrote। पहले तो ये बताइए मुझे ये वर्क लिखा किसने था, हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आंसर है विलियम इम्पसन इज द करेक्ट आंसर, विलियम इम्पसन इज द करेक्ट आंसर। याद आ रहा होगा विलियम इम्पसन ने ये वर्क लिखा था, विलियम इम्पसन ने ये वर्क लिखा हुआ था, बोलो यस सर। इसके बाद इसे लिखा गया था बेटा 1930 में, क्या लिखा था, 1930 में लिखा गया था। आइए इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं यहां पर और समझेंगे। टाइटल है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, टाइटल है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। ये न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है। ऑथर है विलियम इम्पसन, ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन है 1930, ओके। एंड हम बात करेंगे 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म and practical criticism. It originated from Impson's work as a student of I.A. Richards at Cambridge. ये I.A. Richards के स्टूडेंट थे, तब इन्होंने ओरिजिनेट किया था, इम्पसन का वर्क है। Impson analyze how ambiguity in a language enriches poetic meaning and complexity. तो what ambiguity means here? यहाँ पर ambiguity का मतलब है क्या, ambiguous का मतलब होता है डाउटफुल होना, ओके, डाउटफुल का मतलब है किसी एक चीज के मल्टीपल मीनिंग्स होना। यहां पर इम्पसन आइडेंटिफाई 7 वेज इन विच अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस कैन एक्सप्रेस मल्टीपल मीनिंग्स, जहां पर हम मल्टीपल मीनिंग्स निकाल लेते हैं। दैट इज वेयर लैंग्वेज इज रिच, लेयर्ड एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन, जहां पर जो लैंग्वेज होती है वो काफी रिच होती है, काफी उसमें कंटेंट होता है, काफी लेयर्ड होती है, जहां पर हिडन मीनिंग्स होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एंड यहां पर हम बात करते हैं ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ये ओपन रहती है इंटरप्रिटेशन के लिए। मल्टीपल मीनिंग्स कंसिस्टिंग को एग्जिस्टिंग इन अ सिंगल फ्रेज, कॉन्ट्राडिक्शंस विद इन वर्ड्स एंड आयरनी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज आपको यहां पर देखने को मिलती है।
तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। चलिए, लेकिन यहां पर मैं 1 मिनट ठहरना चाहता हूं, एक लंबी सी सांस लेना चाहता हूं और आपसे मैं पूछना भी चाहता हूं कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं क्या? हर रोज शाम को यदि हम 4 बजे हर रोज एक सेशन रख दें, क्या आप हर रोज शाम को 4 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे? क्या हर रोज यदि हम शाम को 4 बजे एक सेशन रख दें तो क्या आप हर रोज हमारे साथ जुड़ेंगे? ओके, फाइन फाइन फाइन, मुझे आंसर्स मिलते रहना चाहिए भैया, एनर्जी आते रहना चाहिए। मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी इस बात के लिए चाहिए कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो उसमें हम एंटरटेन कर रहे हैं। चले, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड था आईए रिचार्ड से। ओके, तो मतलब थर्ड आंसर होना चाहिए, इसका मतलब ये भी खत्म, ए भी खत्म। न्यू क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड है जॉन क्रो रैनसम से, इसका मतलब ए भी हो गया। द बेल ब्रॉट अर्न जो है वो है क्लिंट ब्रूक से, तो इसका मतलब सी का हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर, तो इसका मतलब ये भी खत्म। तो आंसर हो जाएगा सी का 4 है, ए का थर्ड, बी का जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, सी का थर्ड, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर माई बेस्ट स्टूडेंट्स, बी फॉर माई बेस्ट स्टूडेंट्स। ओके, याद रखिएगा। वेरी गुड अनामिका राठौर, वेरी गुड, शानदार। चले, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, इसमें से कौन सा सही है न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग? ओके, आंसर करके मुझे जरूर बताएं। टेक योर टाइम, आप टेक योर टाइम, अपना टाइम ले, मुझे एक बार आंसर जरूर करें। यहां पर आता है, लिखा हुआ है द न्यू मूवमेंट इन लिटरेचर पॉपुलराइज क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है द लीडिंग क्रिटिक्स न्यू क्रिटिसिज्म आर एलन टेट, बिल्कुल टेंशन वाला कॉन्सेप्ट आया है। रॉबर्ट पेनबेरिन, बिल्कुल। आरपी ब्लैकमर, कीन्थ ब्रुक, ओके, इसका मतलब बी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द क्रिटिकल अप्रोच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्टडी ऑफ नॉवेल्स एंड प्लेस, ये गलत है क्योंकि पोएम से एसोसिएटेड है। दिस क्रिटिकल अप्रोचेस टेंड टू डिस्क्रेडिट हिस्टोरिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये बात बिल्कुल सच है, डी भी सही है। जॉन क्रो रैनसम पब्लिश्ड अ बुक न्यू क्रिटिसिज्म वेयर ही एप्रिसिएटेड आई.ए. रिचर्ड्स, विलियम एम्सन एंड टी.एस. इलियट, तो लेकिन ये नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने डज नॉट जस्ट एप्रिसिएट, उन्होंने एप्रिसिएट नहीं किया था, उन्होंने डिस्कस किया था इनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, नॉट एप्रिसिएट। इन्होंने डिस्कस किया था इनके बारे में, एप्रिसिएट नहीं किया था, तो ई आंसर नहीं हो सकता। ए बी डी देख लो कहां पर है, ए बी डी आगे डी में, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर है 16, और 16 का एक बार आंसर जरूर करें मुझे, और मुझे बताएं कि आंसर क्या होगा। यहां पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। हीट्रोग्लोसिया किसने दिया था? तो हीट्रोग्लोसिया स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग, ओके, एक कल्चरल स्टडी से इन्होंने उठा लिया। एम्बिग्यूटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो आपको पता है हीट्रोग्लोसिया जो है वो आते हैं मैखिल वक्तिन, ओके, याद रखना। स्ट्रक्चर्स ऑफ फीलिंग आता है कौन? रेमंड विलियम्स, ओके। फर्स्ट का हो गया थर्ड और बी का हो गया सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, बी का सेकंड, तो इसका मतलब ए भी खत्म, ए भी खत्म, ए भी खत्म, आंसर हो जाएगा ए। और आपको पता है एम्बिग्यूटी विलियम एम्सन है और डिस्कोर्स मिशेल फौकेल है, ओके, याद रखना। चले आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहां पर। मैंने सारे को आंसर डिटेल में लिखे हुए हैं। यदि आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट है कि जो इसकी पीडीएफ लेना चाहता है तो वो इंग्लिश विद कार्तिक सर, और इंग्लिश विद कार्तिक सर जो चैनल है मेरा टेलीग्राम चैनल, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पर आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मीनिंग, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मीनिंग इन अ पोएम एज डिफाइंड बाय आई.ए. रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। नॉट लगा हुआ है, याद रखना, नॉट अ टाइप ऑफ, ओके। यहां पर फीलिंग की बात हुई, टोन की बात हुई, इंटेंशन की बात हुई, किसकी बात इन्होंने नहीं की है? यहां पर किसकी बात इन्होंने नहीं की है? आंसर मुझे बताइएगा। फॉर्म, यस सर, ज्वाइन कर लिया, थैंक यू। यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर्म की हम बात करें, किसकी बात करें? फॉर्म की हम बात करें। अब हम बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच यदि आपने ज्वाइन कर लिया तो मजा आ जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर हमें मार्च अप्रैल में देखने को मिल जाएगा और हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है,
हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश अ सीरीज ऐसे टाइटल न्यू क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म किसने पब्लिश किया था? न्यू क्रिटिसिज्म को पब्लिश करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद आ रहा होगा, याद करो वो दिन आजादी से 6 साल पहले, आजादी से 6 साल पहले 1941। ओके, याद आ रहा होगा 1941। ओके, याद रखना किसने? विलियम के विमसेट ने नहीं किया था। इन्होंने तो इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी की बात की थी। मुंडो ने भी सेम बात की थी। एलन टेट ने टेंशन वाला कॉन्सेप्ट दिया। जॉन क्रो रैंसम ने एग्जैक्टली में हमें बताया था यहां पर दी न्यू क्रिटिसिज्म। किसकी बात की थी सर? दी न्यू क्रिटिसिज्म। दी न्यू क्रिटिसिज्म ये आया था 1941। ओके, याद आ रहा है 1941। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, अगला आता है दी फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। दी फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म बाय टीएस इलियट इज एसोसिएटेड विद। टीएस इलियट की बात हो गई है, वी आर टॉकिंग अबाउट टीएस इलियट, तो बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। यदि हमने बात की है टीएस इलियट की, तो ये किससे एसोसिएटेड होंगे? तो आपको पता है टीएस इलियट जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड थे, क्योंकि वो अमेरिका से थे, अमेरिका में फ्लरिश कर रहे थे। तो टीएस इलियट जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड थे। आगे हम इनके बारे में और भी जानेंगे, टीएस इलियट के बारे में। इनका एक वर्क है दी बेस्टलैंड, वो काफी फेमस है। इनका एक वर्क है, टीएस इलियट ने एक वर्क लिखा था दी बेस्टलैंड, और एक 4 पोएम भी है इनकी, उसका नाम एग्जैक्टली स्लिप हो रहा है, दी बेस्टलैंड। ओके, ये वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एक बार पढ़िएगा कभी टाइम मिले तो। ओके फाइन, चलते हैं नेक्स्ट पर हम आते हैं। तो यहां पर टीएस इलियट के बारे में समझते हैं। इनका पूरा नाम है थॉमस स्टन्स इलियट। ही वाज बोर्न 1888। ओके, और ये 1965 में इनकी डेथ हो जाती है। एक अमेरिकन बोर्न ब्रिटिश है। ओके, बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन इन 1927। मेजर रोल्स हैं, पोएट हैं, प्लेराइट हैं, एसेइस्ट हैं, लिटरेरी क्रिटिक भी हैं। यस, The Baseline 1922 dedicated to Ezra Pound, published in Site 10. Oh yes, October then. Oh very good. आगे हम बात करते हैं। Eliot is considered one of the most important modernist poet and critics of the 20th century. He revolutionized English poetry through his innovative techniques, fragmented style, and deep philosophical vision. His essays and theories laid down the intellectual foundation of a new criticism. Though he himself was not a formal new critic, वो फॉर्मल न्यू क्रिटिक नहीं थे, लेकिन वो उन्हें वैसे भी उन्हें कहा जाता है कि वो उनकी जो एसेस हैं, थ्योरीज हैं, वो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म है। चले क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द वन हु वाज नॉट अ न्यू क्रिटिक। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से न्यू क्रिटिसिज्म से नहीं थे। एलन टेट, रॉबर्ट पेनिवेरन, क्लिंट ब्रूक एंड क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस। ओके, तो आंसर मुझे बताइएगा यहां पर एक किससे एसोसिएटेड है, कौन इसमें से एक न्यू क्रिटिक नहीं है। इसमें से कौन सा व्यक्ति है कि जो न्यू क्रिटिक नहीं है? अच्छा, क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस की यदि हम बात कर लें, चलो मान लेते हैं क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस की हम बात कर लें, तो प्लीज मुझे ये बता दें कि कौन सी थ्योरी से एसोसिएटेड है, एक कौन सी थ्योरी से एसोसिएटेड है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस कौन सी थ्योरी से एसोसिएटेड है? याद आ रहा है? तो एग्जैक्टली में सर ये स्ट्रक्चरलिस्ट है। कौन है सर? ये स्ट्रक्चरलिस्ट है, याद रखना। ये स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड है। ये किससे एसोसिएटेड है? स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड है। ओके, याद रखना। अरे यार, किससे एसोसिएटेड है? स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट पर हम आते हैं। यहां पर नेक्स्ट पर हम आएंगे, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म के फादर हम किसे कहते हैं? न्यू क्रिटिसिज्म के फादर हम किसे कहते हैं? यस, करेक्ट आंसर है बच्चों, सही आंसर दिया है आपने। ओके, न्यू क्रिटिसिज्म के फादर हम किसे कहते हैं? न्यू क्रिटिसिज्म के फादर हम किसे कहते हैं? आईए रिचार्ड्स। ओके, याद रखना। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में याद रखना, यहां पर जॉन क्रो रैंसम का भी रेफरेंस दिया है, तो उसे मत मानिएगा। आईए रिचार्ड्स है। कौन है सर? आईए रिचार्ड्स है। इन्होंने तो इसे इंट्रोड्यूस किया था द न्यू क्रिटिसिज्म में। ओके, जब इन्होंने ये वर्क लिखा था द न्यू जॉन क्रो रैंसम ने, तो वहां पर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फादर जो है वो आईए रिचार्ड्स है।
चले नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट है, विच बुक बाय जॉन क्रो रैंसम गेव न्यू क्रिटिसिज्म इट्स नेम? द न्यू क्रिटिसिज्म, द बेल ब्रॉटन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। चलिए आंसर करके मुझे बताएं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर होगा? चले मुझे एक बार आंसर करके बता दीजिएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। सर एग्जैक्टली में 1941, बिल्कुल सही कहा आपने। यहां पर जो है जॉन क्रो रैंसम है वो 1941 में इन्होंने एक वर्क को लिखा था, द न्यू क्रिटिसिज्म। क्या लिखा था सर? द न्यू क्रिटिसिज्म इन्होंने लिखा हुआ था। क्लियर है कहानी? ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे। चलो इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर, नेक्स्ट है हमारे पास सामने, द मेन फोकस ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज ऑन। जो न्यू क्रिटिसिज्म का फोकस था वो किस पे था? न्यू क्रिटिसिज्म का जो फोकस है वो किस पे था? तो आपको पता है वो फोकस था ऑथर्स लाइफ, रीडर्स इमोशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द टेक्स्ट इटसेल्फ। किस पे था? तो सर टेक्स्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम कहते हैं हु रॉट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इन 1929? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आई ए रिचार्ड्स। कौन थे सर? आई ए रिचार्ड्स इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय क्लोज रीडिंग? क्लोज रीडिंग का मतलब क्या है? स्टडिंग ऑथर्स बायोग्राफी, ऑथर्स की बायोग्राफी का स्टडी करना, एनालाइजिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स, इमेजरी एंड लैंग्वेज, रीडिंग क्विकली फॉर जिस्ट, रीडिंग फॉर इमोशनल इंपैक्ट। तो एनालाइजिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स, इमेजरी एंड लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड, हम कहते हैं क्लोज रीडिंग। ओके, क्या कहते हैं सर? क्लोज रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं, नेक्स्ट पर हम बात करेंगे, लिखा हुआ है न्यू क्रिटिसिज्म इमर्ज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। न्यू क्रिटिसिज्म किसका अगेंस्ट रिएक्शन था? तो याद रखना, स्ट्रक्चरलिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। इसी को जो बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है इसे हम ओल्ड क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसी को हमने ओल्ड क्रिटिसिज्म भी कह रखा है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर माय बेस्ट स्टूडेंट्स। ओके चले नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, हु कॉइन्ड द टर्म इंटेंशनल फैलेसी? इंटेंशनल फैलेसी एग्जैक्टली डब्ल्यू के विमसेट, मॉनरो, बेर्डसले। ओके, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं, द टर्म अफेक्टिव फैलेसी रेफर्स टू। अफेक्टिव फैलेसी किसके लेकर रेफर करती है? evaluating a text based on emotional response, judging text by author's intention, and ignoring structures over emphasizes on a historical context. तो आंसर हो जाएगा evaluating a text based on emotional response. ओके चलें, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिएगा, द बुक द बेल ब्रॉटन वाज रिटन बाय आई रिचार्ड, जॉन क्रो रैंसम, क्लिंथ ब्रुक्स। तो आंसर क्या है? क्लिंथ ब्रुक्स। ओके याद रखना, ये बुक क्लिंथ ब्रुक्स ने लिखी हुई थी। तो याद रखना ये बुक 1947 में, इसका पब्लिकेशन ईयर है द बेल ब्रॉट स्टडीज इन स्ट्रक्चर्स ऑफ पोएट्री। क्लिंथ ब्रुक्स ने ये बुक लिखी हुई थी। यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। इन दिस बुक ब्रुक्स प्रेजेंट क्लोज रीडिंग ऑफ फेमस पोएम्स लाइक डॉन्स द कैनोनाइजेशन एंड कीट्स का ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। चले इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। सो प्लीज मुझे यहां तक कमेंट करके बताएं कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। और यदि आप कोई भी एमपी सेट के बैचेस को हमारे ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है और बैच को आज ज्वाइन भी कर सकता है। ठीक है, सो बाकी के नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन क्या हर रोज शाम को हम 4 बजे क्लास लेकर आएं या ऑल्टरनेट डेज पर रखें? मुझे बता दो, क्या हर रोज शाम को ये 4 बजे हम क्लास लेकर आएं? क्या हर रोज हम शाम को 4 बजे क्लास लेकर आएं? यस और नो? रॉन्ग वन। क्या सभी लोग आएंगे? तो फिर मैं शाम को 4 बजे ये डेली क्लासेस हम रखेंगे। तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि टाइम को लेकर भी कोई मसले है तब भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर टाइमिंग चेंज कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, डेफिनेटली आई विल डू। ठीक है, सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, इंग्लिश विद कार्तिक सर। सो बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।